सीरीज में। आज हम इस सीरीज की पहली कड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पहला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देखेंगे और साथ ही कंप्यूटर सिस्टम का जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज हम करके सिस्टम में इनपुट देते हैं और उसके बाद जो भी दिए गए इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होता है और फाइनली रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर को डिफाइन करें तो बेसिकली कंप्यूटर को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड जनरेट्स आउटपुट। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें यूजर के थ्रू इनपुट दिया जाता है और वो इनपुट चाहे आपके डेटा के रूप में हो या फिर इंस्ट्रक्शन के रूप में हो। तो हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों में से कुछ भी देते हैं। इंस्ट्रक्शन तो हमें बेसिकली देना ही होता है क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, बिना इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन जरूरी होता है और हमें डेटा भी इनपुट के फॉर्म में देना होता है जब डेटा की नीड होती है। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और आफ्टर इनपुट जो कंप्यूटर है वह इसकी प्रोसेसिंग करता है जो गिवन इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग एंड फाइनली आउटपुट जनरेट करता है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और बिना हार्डवेयर के हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। और अगर हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी हम उसका यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक दूसरे का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो वर्क करता है वो बेसिकली आईपीओ साइकिल के आधार पे वर्क करता है। आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो पहले इनपुट लेता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आईपीओ साइकिल के आधार पर ही काम करता है। नेक्स्ट अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है या जिस भी डेटा के ऊपर कंप्यूटर काम करता है वो बेसिकली बाइनरी डिजिट होता है और बाइनरी डिजिट यानी 0 एंड 1। आपने कई बार सुना भी होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये बेसिकली वही चीज है कि कंप्यूटर को बाइनरी डिजिट समझ में आती है, 0 1 के बेस पे काम करता है, उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब भी कंप्यूटर 0 1 का फॉर्म लेता है तो 0 1 का फॉर्म सिर्फ कंप्यूटर के लिए है, लेकिन हमारे लिए वो कोई भी डेटा हो सकता है, उसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके समझता है। और कितना भी कम्प्लेक्स टास्क दे दो आप तो उसको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर इम्प्लीमेंट करके देता है। अगर कुछ गलतियां भी होती है तो वो हमारे इंस्ट्रक्शन की वजह से ही होती है। कंप्यूटर अपने आप गलत नहीं करता जनरली। अगर हम कुछ गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी कंप्यूटर गलत काम, गलत रिजल्ट जनरेट करके दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हार्डवेयर
एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स होता है, फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी कि ये टेंजिबल कंपोनेंट होता है जिसको कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, मदरबोर्ड, या जो हम लोग केबल वगैरह देखते हैं, पावर सप्लाई होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है, रैम होता है। ये सब क्या होता है, बेसिकली हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है। और ये हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं, ये हार्डवेयर कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इंटरकनेक्शन को हम लोग नाम से, बस के नाम से जानते हैं। और ये इंटरकनेक्शन बेसिकली डेटा ट्रांसफर करने के काम आता है। अगर हम बस की बात करें, तो जैसा कि बस के बारे में हमने पढ़ा, ये इंटरकनेक्टेड पाथवे होता है। और बस सिस्टम के अंदर तीन तरह का होता है: डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, जिसके बारे में हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा डेटा बस होता है, वो बेसिकली डेटा कैरी करने के काम आता है। जो एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस की हेल्प से हम लोग किसी भी जो हमारा डेटा है उसके एड्रेस को लोकेट कर सकते हैं। हम लोग ये बता सकते हैं कि ये पार्टिकुलर डेटा किस एड्रेस पे स्टोर किया हुआ है। तो इस तरह से एड्रेस बस वर्क करती है। नेक्स्ट हमारा होता है कंट्रोल बस, जो बेसिकली कंट्रोलिंग सिग्नल को जनरेट करने के काम आता है। और ये कंट्रोलिंग सिग्नल की हेल्प से ही हम लोग कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करवा पाते हैं। तो ये तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। ये बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और जो कि कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नाम पढ़ा होगा, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पढ़े होंगे, मीडिया प्लेयर हो गया, पाइथन सॉफ्टवेयर हो गया। ये सारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और ये सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते, ये हमारा इंटरनल कंपोनेंट होता है जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या करता है, ह्यूमन से, यानी जो हम लोग यूजर हैं, उससे इनपुट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है। और इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम लोग जो भी इनपुट देते हैं उसको सीपीयू को ट्रांसफर करने का काम किया जाता है, और फर्दर सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करती है। अगर यहाँ पर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका कि काफी क्रूशियल रोल होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम होता है। क्योंकि इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जब तक इंटरफेस नहीं होगा, इंटरेक्टिव नहीं होगा, तब तक हम लोग कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल काफी क्रूशियल होता है। और इसके अंदर एक कोर पार्ट होता है जिसको हम लोग कर्नल के नाम से बोलते हैं, जो कि हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम लोग अपने हार्डवेयर को यूज कर पाते हैं। कंप्यूटर डेटा को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। जो भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर्ड होता है, जो हम लोग इनपुट के फॉर्म में देते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद फाइनली क्या होता है, सीपीयू के द्वारा कंप्लीट प्रोसेस करके हमें रिजल्ट मिलता है। सीपीयू बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। उसके बाद फेच करने के बाद इसको डिकोड किया जाता है। डिकोड मतलब कि जो कंप्यूटर है वो चूंकि अपनी भाषा में चेंज करेगा, तभी क्या होगा कि कोई भी
वर्क जो है वो परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को 0-1 समझ में आता है और हम लोग इंस्ट्रक्शन कुछ और भी दे सकते हैं। तो इसलिए उसको डिकोड करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, जो हमारा सीपीयू है, वो सीपीयू बेसिकली फेच, उसके बाद डिकोड और उसके बाद एग्जीक्यूट, मतलब फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल के बेस पे काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का जो बेसिक डिटेल है, वो बेसिक डिटेल को हम लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। जो हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में देखा कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, वर्क कैसे करता है, हमने बेसिक वर्किंग देखा है। अब अगर बात करें कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। ज्यादातर एडवांटेज होता है। एडवांटेज इसलिए कह सकते हैं कि कंप्यूटर को हमने काम को आसान बनाने के लिए यूज करना स्टार्ट किया है। सबसे पहला एडवांटेज होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी हम लोग एक बार में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, हम लोग अपने डिवाइस में, अपने सिस्टम में, फोन में, सब में एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं। ऐसे ही स्पीड, स्पीड यानी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम को हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी ऑटोमेट्स एंड स्ट्रीमलाइंस वर्क प्रोसेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है कि हम अगर उसी काम को मैनुअल करें तो काफी टाइम लगता है और बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाता है। तो कंप्यूटर की हेल्प से अगर हम लोग करते हैं तो काफी सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, जिस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और कम टाइम में ज्यादा वर्क परफॉर्म हो पाता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि कोई भी रिजल्ट को एक्यूरेटली जनरेट करना। हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट कर पाते हैं। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट जनरेट करता है वो हाई एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबली कनेक्ट हो पाते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हो पाते हैं। तो बेसिकली इससे फायदा यही हुआ है कि कंप्यूटर से हम लोग ग्लोबली कनेक्ट हो पाते हैं और हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा का एक्सेस हो पाता है। नेक्स्ट है एजुकेशन के फील्ड में। एजुकेशन के फील्ड में भी सेम वही चीज है, जैसे कि जो भी लर्निंग रिसोर्सेस है उसको हम लोग स्टोर करके रख पाते हैं। इसके साथ ही जैसे आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, तो ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इसका भी यूज हमारा एजुकेशन सेक्टर में इसका यूज हो पा रहा है। तो इस तरह से ये भी हमारे लिए एडवांटेज है। स्टोरेज। नेक्स्ट, स्टोरेज का मतलब है कि डेटा को स्टोर करना। अब कंप्यूटर की हेल्प से क्या होता है कि काफी सारे डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं और काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर कर पाते हैं। इसके लिए हमें स्पेस की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा को स्टोर करते हैं उसको इजीली स्टोर कर पाते हैं। जैसे कि आप हार्ड डिस्क की ही बात करते हो, आपने एक छोटे से फोन में इतना ज्यादा डेटा स्टोर करके रख पाते हो। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को काफी लंबे ड्यूरेशन तक के लिए स्टोर करके रख पाता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, यानी जो भी ऑपरेशन है, जो भी टास्क है, वो हाई प्रिसीजन के साथ परफॉर्म करता है। यानी कंप्यूटर में क्या होता है कि हम लोग को एक भरोसा होता है, रिलायबिलिटी यानी कि भरोसा करना। हम लोग क्या करते हैं कि काफी कम टाइम में बिना किसी टेंशन के, बिना किसी थकान के, जो भी टास्क है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए दे सकते हैं। ऐसे ही आप देखो, जैसे कि ह्यूमन होता है,
ह्यूमन काफी लंबे समय तक कोई काम को कर ले तो काम करने के बाद थक जाता है तो फिर क्या होता कि बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाता है। और अगर जबरदस्ती प्रेशर में करेगा तो हो सकता है काम बहुत अच्छे से ना हो, रिलायबिलिटी उस पे ना बन पाए। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब क्या है कि कैसे भी सिचुएशन में हो, अगर हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है तो मतलब सेम ट्रस्ट के साथ आउटपुट भी जनरेट करेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने एडवांटेज के बारे में देखा, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। डिसएडवांटेजेस की जहां तक की बात है, तो एडवांटेज इतने सारे हैं, उसके कंपैरिजन में डिसएडवांटेज थोड़े कम ही होते हैं। और जनरली कोई भी चीज फायदे के सेंस से बनाया हुआ होता है तो उसके नुकसान कम ही होते भी हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेज मेंटेनेंस, मतलब आप जब सिस्टम खरीदने जाते हो, शुरुआत में हमें क्या करना होता है, बहुत सारा कॉस्ट लगाना पड़ता है परचेज करने के लिए, कभी खराब हो जाए तो मेंटेनेंस के लिए। तो मतलब क्या है कि हम कंप्यूटराइज अगर कोई वर्क करते हैं तो थोड़ा-सा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। यही अगर कंप्यूटराइज़ की जगह मैनुअल काम करें, तो 150 में हमारे पास एक नोटबुक आ जाएगी, रजिस्टर आएगी जिसमें हम लोग कोई भी काम को कर पाते हैं। तो इसके लिए ही कहा गया है, हाई इनिशियल कॉस्ट होता है परचेज़ करने का। नेक्स्ट है, लॉन्ग यूज़ में लीड टू हेल्थ इश्यूज़। अब हेल्थ इश्यूज कैसे होता है, जैसे आपने काफी लंबे टाइम तक फोन देखा, सिस्टम देखा, तो उससे क्या होता है, आपके आईज पे असर पड़ता है। तो इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, काफी देर तक आप बैठते हो तो आपकी पीठ में दर्द करता है, ये भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क। अब देख ही रहे हो कि अभी के टाइम पे भी साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है। हैकिंग, जो आईडी आपके सोशल मीडिया आईडी है, ईमेल वगैरह है, वो हैक हो जाता है, इंफॉर्मेशन आपका लॉस हो जाता है। तो ये सारी सिक्योरिटी रिस्क हो सकती हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू हाई कार्बन इमिशन। हमारे इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है कार्बन इमिशन की वजह से। जितना ज्यादा कार्बन इमिशन होगा, आपको पता ही है ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये कार्बन, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इश्यूज। सॉफ्टवेयर इश्यूज क्या हो सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का एरर हो, बग हो, तो उस टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। अब सॉफ्टवेयर में अगर दिक्कत होगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा रिजल्ट है, वो रिजल्ट प्रॉपर तरीके से जनरेट ना करे, कुछ उसमें दिक्कत रह जाए। तो ये हमारे कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। में हमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। अगर बात की जाए कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर कौन-कौन से चीज से मिलकर के बना हुआ है। जैसे अगर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करोगे, तो कंप्यूटर का कंपोनेंट्स होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, आपकी मेमोरी यूनिट हो गई, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये सभी मिलकर के ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और इसलिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के नाम से इन सभी एक्सेसरीज को, सभी पार्ट्स को जानते हैं। अब एक चीज इसमें है कि कंप्यूटर को बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोला जाता है, तो इसका भी यही रीजन है कि कंप्यूटर अकेला किसी एक चीज से मिलकर के नहीं बना हुआ है। ये डिफरेंट डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो बेसिकली आज हम लोग उसी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको मिला करके कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है, जिसके अंदर सारी चीजें कंपोनेंट्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल वे में बताई गई है। अगर आप देख पा रहे होगे, तो इस डायग्राम के अंदर ये हमारा इनपुट डिवाइस है,
जिससे कि एक कंप्यूटर में हमें इनपुट दिया जब भी देने की जरूरत होती है तो हम लोग इस इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस इनपुट लेने का काम करता है और आउटपुट जो भी प्रोसेस्ड रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। इस इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारे पास काम करता है पूरी तरह से ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर टोटल 3 पार्ट है, रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। और ये तीनों मिलाकर के हमारा ये सीपीयू डिजाइन्ड है। तो इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में हमारा सीपीयू रिसाइड कर रहा है। मतलब जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में काम कर रही है। और हमने पढ़ा भी था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आईपीओ साइकिल के आधार पे काम करता है। यानी इनपुट हमने दिया उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इस प्रोसेसिंग का काम करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जनरेट करता है। तो इसलिए सीपीयू जो है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक हमारे पास है एरो जो है वो डैश्ड एरो है और एक हमारे पास सॉलिड एरो है। जो डैश्ड एरो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है। और जो कमांड या कंट्रोल सिग्नल जिसको बता रहे हैं वो हमारा ब्लैक कलर के सॉलिड लाइन से है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है सारी कनेक्टिविटी दिखा रही है ब्लैक कलर की लाइन। और जो डैश्ड लाइन है उसमें बाई डायरेक्शनल मोड में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं कहीं पर यूनी डायरेक्शनल भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर इनपुट से जब मेन मेमोरी में जा रहा है थोड़ी देर के लिए, जब डेटा टेम्पोररी स्टोर किया जाता है तो मेन मेमोरी में ही डेटा स्टोर होता है। क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली मेन मेमोरी को ही एक्सेस कर सकता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद सीपीयू पूरी प्रोसेसिंग करके वापस मेन मेमोरी में सेंड करता है और यहाँ से रिजल्ट हमें दिखता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। यहाँ पर जितना भी एरो दे रखा है हर एरो का मतलब है। यहाँ आप देख पा रहे होगे जो इनपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस से मेन मेमोरी में आया। अगर हमें डेटा उसी टाइम पे नीड है तो हम मेन मेमोरी से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यानी सीपीयू हमारा यूज कर सकता है। और अगर जरूरत नहीं है तो इसको हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में इसका यूज किया जा सके। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हमें फ्यूचर में यूज करना होता है तो डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड रहता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। लेकिन जब हमें प्रोसेसिंग करनी होती है तो सेकेंडरी से मेन मेमोरी में डेटा का ट्रांसफर होता है और यहाँ से सीपीयू डायरेक्टली इस डेटा को एक्सेस करता है और इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। हम लोग सीपीयू की प्रोसेसिंग को और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग के बाद वापस से ये बैक जा रहा है रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी से यहाँ पर फिर हमें रिजल्ट के रूप में दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारा बेसिक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर कैसे सारा कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है वो हम इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। और जो भी कनेक्शंस हैं कैसे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, जैसे सीयू ये पूरी सीपीयू की कनेक्टिविटी इनपुट डिवाइस से है, ये सेकेंडरी मेमोरी से भी है, मेन मेमोरी से है, रजिस्टर से है और आउटपुट डिवाइस से है। मतलब सीपीयू सारे चीज से कनेक्टेड है। उसके बाद चूंकि सीपीयू जो होता है वो मेनली इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो ओवरऑल प्रोसेसिंग का भी जो काम होता है वो सीपीयू का ही होता है। तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक डायग्राम जो देख सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड ब्लॉक डायग्राम हमारे पास है वो इस पूरी डिटेल को बता सकता है कि कैसे हमारा कंप्यूटर बेसिकली वर्क कर रहा है। अब तक हमने यही देखा था
कि आईपीओ साइकिल के आधार पे करता है, लेकिन आपको इस डायग्राम से पता चल गया होगा कि कंप्यूटर बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम था कंप्यूटर सिस्टम का। अब हम लोग इस पर्टिकुलर सारे डिवाइस के बारे में एक-एक करके हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग इनपुट, आउटपुट और सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। अगर इनपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइस होता है जिससे हम लोग इनपुट डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द हार्डवेयर डिवाइसेस दैट सेंड इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर टू सीपीयू। यानी जो हम यूजर हैं, हम इनपुट डिवाइस का यूज करके सीपीयू तक डेटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जो सीपीयू है वो डेटा कैप्चर करने का और ट्रांसफर करने का काम, सॉरी, इनपुट डिवाइस जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है डेटा कैप्चर करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू के पास, कंप्यूटर सिस्टम के पास। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि जो हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी डेटा हम लोग देते हैं, ये डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है जो यूजर समझ पाता है। लेकिन इसके कन्वर्जन का काम जो होता है, इसके कन्वर्जन का काम भी इसी डिवाइस के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि जो भी डेटा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीपीयू इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसके लिए कन्वर्जन की नीड होती है। और कन्वर्जन के बाद क्या होता है कि ये डेटा डायरेक्टली सीपीयू इसको प्रोसेस कर सकता है। मतलब हार्डवेयर डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो सीपीयू तक इनपुट पहुंचाने का काम करता है, इसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और ये इनपुट डिवाइस डेटा को कैप्चर करने का और ट्रांसफर करने का काम करता है आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे सम ऑफ द एग्जांपल अगर हम इनपुट डिवाइस की लें, तो कॉमनली यूज होने वाला डिवाइस हमारा जो है वो कीबोर्ड और माउस है। ये कीबोर्ड और माउस ज्यादातर सिस्टम में यूज किया जाता है। उसके बाद कीबोर्ड माउस के अलावा हमारे पास जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ऐसे ही टच पैड जो हम लोग फोन में या टैब वगैरह में यूज करते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर है, ग्राफिक टैबलेट है, बारकोड रीडर है, वेबकैम है, एमआईसीआर जो बैंक में यूज होता है, ओसीआर, ओएमआर, ये सारी डिवाइसेस जो है ये बेसिकली हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है। इसमें से हम लोग जॉयस्टिक कीबोर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले तो कीबोर्ड हमारा एक बेसिक डिवाइस है जिससे हम लोग डेटा और कमांड देते हैं इनपुट के फॉर्म में। कीबोर्ड आप सबने यूज भी किया होगा। ऐसे ही हमारे पास माउस है जिसको बेसिकली हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जानते हैं। इसके अंदर दो बटन होता है और एक स्क्रॉल होता है। लेफ्ट क्लिक जनरली ओके के लिए यूज होता है और राइट क्लिक में हम लोग एडिशनल ऑप्शन लाने के लिए राइट क्लिक का यूज करते हैं। ऐसे ही स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप वगैरह करने के लिए हम लोग बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का यूज जो होता है वो बेसिकली गेमिंग पर्पस के लिए होता है। स्कैनर, स्कैनर का यूज होता है हार्ड कॉपी डिवाइस, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी कन्वर्जन के लिए। जैसे कोई डेटा हमारे पास नोटबुक में या पेपर पे है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर की हेल्प से। और ये माइक्रोफोन जो है वो साउंड सिग्नल के बेस पे काम करता है। माइक्रोफोन जनरली क्या है कि साउंड को इनपुट के फॉर्म में लेता है। नेक्स्ट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। ये सारे इनपुट डिवाइस थे, अब आउटपुट डिवाइस की हम बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस जो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा वो बेसिकली हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे हम आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल लेते हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर,
प्रिंटर, हेडफोन, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर को हम लोग वीडीयू के नाम से जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमारा जो है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हमारी स्क्रीन होती है, स्क्रीन बेसिकली मॉनिटर ही होती है। जैसे हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो उसके अंदर डिस्प्ले की हमें जरूरत होती है। जब तक डिस्प्ले नहीं होगा तब तक हमें नहीं दिखता है उसका आउटपुट। तो ये मॉनिटर हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से प्रोजेक्टर है। कई बार हम लोग बड़ी स्क्रीन पे कुछ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ऐसे ही स्पीकर है। जब हम लोग कोई आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं साउंड के फॉर्म में, तो हमें स्पीकर से उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी आदि एक्स्ट्रा करके, बढ़ा करके ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके, उसके लिए हम स्पीकर का यूज करते हैं। ये भी बेसिकली साउंड बेस्ड आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर जो है, प्रिंटर बेसिकली क्या करता है, हार्ड कॉपी में आउटपुट जनरेट करता है। हेडफोन है, हेडफोन भी साउंड बेस्ड ही है। कोई भी चीज, जैसे हम लोग गाना वगैरह सुनते हैं या कुछ भी वीडियो होता है, तो वो हमारे तक पहुंचता है। ये भी साउंड बेस्ड आउटपुट डिवाइस है। हम आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें, तो हमारे पास दो तरह का आउटपुट डिवाइस होता है। एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी में क्या होता है, बेसिकली प्रिंटेड फॉर्म में हमें दिखता है, जिसको कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे जो हमारा प्रिंटर है, वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा हम ये जो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन्स वगैरह देख रहे हैं, ये हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो ये बेसिकली आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी थी जो हमने पढ़ा है। इनपुट और आउटपुट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज का लास्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। सीपीयू बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड एंड जनरेटिंग द रिजल्ट। मतलब जो भी हम लोग इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को प्रोसेस करता है और यूजर को रिजल्ट देता है। सीपीयू के अंदर बेसिकली थ्री मेजर कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीपीयू, सीयू एंड एमयू। बेसिकली होता है मेमोरी यूनिट, जिसको हम सेट ऑफ रजिस्टर्स बोल रहे हैं। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट होता है, और तीनों मेजर कंपोनेंट अलग अलग वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर हम एएलयू की बात करेंगे, तो एएलयू बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की बात करें, तो ये बेसिकली दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। एक हमारा अरिथमेटिक यूनिट है और दूसरा लॉजिकल यूनिट है। अरिथमेटिक यूनिट जो है, वो बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं जो हमारा लॉजिकल यूनिट है, वो लॉजिकल यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लॉजिकल ऑपरेशंस का जो रिजल्ट आता है, वो बेसिकली ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। कंट्रोल यूनिट बेसिकली प्रॉपर ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर हम सिस्टम के ओवरऑल कंट्रोल की बात की जाए, तो ओवरऑल कंट्रोल करने का काम जो होता है, वो कंट्रोल यूनिट का होता है। इट कंट्रोल्स डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल। मतलब कंट्रोल यूनिट जो है, वो कंट्रोल सिग्नल के बेस पे काम करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, जिससे कंप्यूटर की ओवरऑल प्रोसेसिंग हो पाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ रजिस्टर्स। और सेट ऑफ रजिस्टर्स बेसिकली टेम्पोररी स्टोरेज के काम आता है। आप सबको पता होगा कि कोई भी डेटा के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं,
तो वो कहीं न कहीं थोड़े टाइम के लिए भी स्टोर होता है। तो अगर हम डेटा पे प्रोसेस करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो टेम्पोरली ही सही लेकिन स्टोर ज़रूर होता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए सेट ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं सीपीयू के अंदर, जो डेटा को टेम्पोररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। और ये रजिस्टर काफ़ी फास्ट वर्किंग होता है, तो इसको सीपीयू जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन में मतलब सिंगल कमांड में एक्सेस कर सकता है। और चूंकि रजिस्टर्स जो होते हैं इसकी स्पीड काफी फास्ट होती है, तो ये लिमिटेड नंबर में हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर होता है। और ये बेसिकली लोकल स्टोरेज के लिए, टेम्पोररी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। हम लोग कुछ एडिशनल चीजें भी पढ़ लेते हैं सीपीयू के बारे में। बेसिकली सीपीयू हमारा मेन चीज होता है, मेन कंपोनेंट है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हमने बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लिया है, जिसके अंदर इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, सीपीयू के बारे में पढ़ा। तो अब हमारे पास जो है वो मेमोरी यूनिट रहती है। मेमोरी यूनिट यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं सीपीयू के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि सीपीयू के अंदर डिफरेंट तरह के प्रोसेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो हम इनपुट यूनिट से सीपीयू इंस्ट्रक्शन के रूप में कोई भी चीज गेन करता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है कि उसकी डिकोडिंग होती है, मतलब कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को चेंज कर लेता है। तो ये प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद फाइनली जो भी कमांड है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। बेसिकली इसके अंदर यही चीजें लिखी हुई है कि जो सीपीयू है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल के कंसेप्ट पे काम करता है। बेस्ड ऑन क्लॉक सिग्नल सीपीयू फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं उसको सीपीयू पहले फेच करता है। टू एक्सेस द मेन मेमोरी सीपीयू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सिस्टम बस। सिस्टम बस जो हमने पढ़ा है कि इसके अंदर सिस्टम बस बेसिकली क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसको कनेक्ट करने का काम करता है। जो भी पेरिफेरल्स होते हैं उसको कनेक्ट करने का काम करता है ये सिस्टम बस। सिस्टम बस के अंदर कंट्रोल बस होती है, एड्रेस बस होती है और डेटा बस होती है। तो ये तीनों बस को मिला करके हमारा सिस्टम बस बना हुआ है। द कंट्रोल बस ट्रांसमिट्स कंट्रोल सिग्नल, द एड्रेसेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एड्रेस बस एंड डेटा इज पुट ऑनटू द डेटा बस। मतलब इस तीनों का काम अलग अलग होता है। कंट्रोल बस का कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए, एड्रेस बस जो होता है बेसिकली एड्रेस ट्रांसमिट की जाती है इसके थ्रू, और डेटा जो है वो डेटा बस के थ्रू दी जाती है। तो ये चीज होता है सीपीयू के अंदर सिस्टम बस के थ्रू। अब सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है मेन मेमोरी से। फेच करने के बाद फिर क्या कर रहा है कि ये सीपीयू डिकोड कर रहा है इंस्ट्रक्शन को सीरीज ऑफ ऑपरेशंस के फॉर्म में, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के फॉर्म में सीपीयू इसको डिकोड करता है। यानी पहले फेच किया, फेच के बाद नेक्स्ट हमारा डिकोड होता है, और डिकोड के बाद फाइनली क्या करता है कि एग्जीक्यूट करता है जो भी कमांड होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को। और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट है वो स्टोरेज में फाइनली दोबारा से स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम के फॉर्म में भी दिया हुआ है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट।
इसके अंदर मतलब कैसे कनेक्टिविटी है, कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डेटा बस है। जिसमें कंट्रोल बस जो होता है वो बेसिकली दोनों साइड से कंट्रोल की जाती है, और जो हमारा एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस एड्रेस फेच करने के काम आता है, और डेटा भी आपका बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड दोनों डायरेक्शन में वर्क करती है। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक एडिशनल इंफॉर्मेशन था सीपीयू के बारे में जो हमने पढ़ा है। ये अगर हम लोग जान रहे हैं कि सीपीयू हमारा इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो हमें इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने आज देखा भी है इसके अंदर कि सीपीयू जो है वो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के आधार पे काम करता है, और सीपीयू के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं: अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सेट ऑफ रजिस्टर्स, जिसको हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। मेमोरी बेसिकली मेमोरी होता क्या है कि ऐसा लोकेशन जहां पर कंप्यूटर डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को स्टोर करके रखे। द लोकेशन वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम आर कॉल्ड मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेमोरी सेल। जो भी हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो बेसिकली मेमोरी सेल के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम सेल की बात करें तो जैसे मेमोरी को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है, इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, और हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है, और ये एड्रेस यूनिक होता है। हर एक चंक, हर एक लोकेशन एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है, और ये जो ब्लॉक्स हैं, इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है ये बेसिकली डेटा 0 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ये बेसिकली मेमोरी होती है कि जहाँ डेटा और इंस्ट्रक्शन ये सबको हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हमारे पास डिफरेंट टाइप का होता है। अगर बेसिक कैटेगरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इस तीनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू के डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, और उसका यही रीजन है कि इसकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट सीपीयू से मैच करती है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड जो कि हाई होती है, और सीपीयू के ऑपरेशनल स्पीड से क्लोजली मैच करता है, जिस वजह से सीपीयू प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। Due to the high speed, cost of primary memory is high and the storage capacity of primary memory is lower in comparison to secondary memory. अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से कंपेयर करें प्राइमरी मेमोरी को, तो उसके कंपैरिजन में प्राइमरी मेमोरी की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, और साथ ही स्टोरेज कैपेसिटी जो प्राइमरी मेमोरी की होती है वो भी कम होती है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी के टाइप को देखते हैं, तो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो टाइप में अ, होता है, एक रैम और दूसरा रोम। प्राइमरी मेमोरी को अगर रैम के फॉर्म में डिवाइड करें तो रैम को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एस रैम और डी रैम। एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक एंड डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक। ऐसे ही रोम को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। इसकी जो भी कैटेगरी है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। अगर रैम की बात करते हैं तो रैम को मेन मेमोरी बोला जाता है, और रैम एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। The content of memory are lost as soon as the power of the system is switched off। मतलब क्या है कि
सिस्टम का जो रैम होता है वो बेसिकली वोलेटाइल इन नेचर होता है, और जैसे ही हम मेमोरी पावर ऑफ करते हैं, सिस्टम को ऑफ करते हैं, जो मेमोरी का डेटा है वो इरेज हो जाता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इट इज द मेन मेमोरी विथ विच द सीपीयू कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली। चूंकि सीपीयू की जो ऑपरेशनल स्पीड होती है और रैम की ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड होता है, अ, इसलिए रैम सीपीयू जो है वो रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। नेक्स्ट है, इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा विच आर टू बी प्रोसेस्ड बाय सीपीयू शॉर्टली। मतलब रैम के अंदर ज्यादातर वो डेटा स्टोर किया जाता है जो सीपीयू को प्रोसेस करना होता है। और जब भी सीपीयू को प्रोसेस करना होता है तो ये जरूरी है कि डेटा रैम में प्रेजेंट रहे, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है। तो इसलिए जब भी प्रोसेस करना होता है वो मेन मेमोरी में डेटा का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। और जो मेमोरी है वो फिक्स साइज ब्लॉक एड्रेस में स्टोर किया जाता है। जैसे हमने मेमोरी का चंक्स के मेमोरी सेल के बारे में पढ़ा कि हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तो इसी एड्रेस में जो है वो डेटा रिसाइड करता है। नेक्स्ट है, द एड्रेसेस ऑन द रैम कैन बी एक्सेस्ड इन अ रैंडम ऑर्डर, हेंस द नेम रैंडम एक्सेस। इस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस इसलिए पड़ा क्योंकि जो मेमोरी सेल होता है वो जैसे मल्टीपल सेल के रूप में डिवाइड किया गया है मेमोरी चंक्स, छोटे छोटे चंक्स में। तो हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, और ये जरूरी नहीं है कि हमें जब उस सेल को एक्सेस करना हो तो सीक्वेंस में ही एक्सेस होगा। हम रैंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में डेटा स्टोर्ड हो उसी सीक्वेंस में एक्सेस हो, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस बोला जाता है, क्योंकि डेटा रैंडमली हम एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट, अगर रैम की बात करें तो रैम को मेजरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एस रैम और दूसरा डी रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। और डायनेमिक यानी कि इसका कंटेंट चेंज होता रहता है, मतलब इसके कंटेंट को बार बार हमें रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। और ये जो होता है एस रैम के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होता है, इस वजह से इसकी कॉस्ट भी जो है वो स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट, अगर हम स्टैटिक रैम की बात करें तो स्टैटिक रैम जो है वो उसमें कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की नीड नहीं होती है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में ज्यादा है। और जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी ज्यादातर डी रैम से बना हुआ होता है। जो एक हमारे पास मेमोरी होती है कैशे मेमोरी, वो रैम से भी ज्यादा फास्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट होती है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग एस रैम का यूज करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि हम कॉमनली रोम बोलते हैं। रोम वोलाटाइल इन नेचर नहीं होता है। रोम का जो टाइप नेचर होता है वो होता है बेसिकली नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्यों होता है? तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं वो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं। द पर्पस ऑफ रोम इज टू स्टोर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। मतलब जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की नीड होती है, और वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन सारा रोम में स्टोर्ड होता है। The startup process is also called bootstrap और booting of the computer। जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के दौरान जितने भी बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होते हैं, बायोस सॉफ्टवेयर बेसिकली बोलते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर लोड होता है बूटस्ट्रैप प्रोसेसिंग के थ्रू। तो इससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होती है ये सारे इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर्ड होते हैं। अगर रोम की कैटेगरी की बात की जाए तो रोम की कैटेगरी हमारे पास है पी रोम,
यानी प्रोग्रामेबल रोम, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम जनरली इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होता है वो पहले से स्टोर होता है, लेकिन प्रोग्रामेबल रोम की बात करें तो इसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये इसके अंदर फायदा है रोम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है ईपीरोम। ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल। पहला टाइप जो पीरोम है उसमें हम प्रोग्राम तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम इरेज नहीं कर सकते, एक ही बार प्रोग्रामिंग हो सकती है। लेकिन ईपीरोम में क्या होता है कि हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर जो हमारे पास टाइप है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यानी इसमें जो डेटा इरेज करने का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू डेटा इरेज हो पाता है, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से हम इरेज नहीं कर सकते। तो इसका अगर आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे तो फुल फॉर्म से आप इसके पूरे वर्किंग को डेफिनेशन को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रैम और रोम जो था ये प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कैशे मेमोरी। अगर कैशे मेमोरी की बात करें तो कैशे मेमोरी एक इंटरमीडिएट मेमोरी होती है जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है। अब इसकी नीड क्यों पड़ी? तो कई बार क्या होता है कि जो सीपीयू की स्पीड है और प्राइमरी मेमोरी की स्पीड है उसमें काफी डिफरेंस होता है। ऑपरेशनल स्पीड में जब डिफरेंस रहता है तो उस टाइम में हमें एक अलग से मेमोरी की जरूरत पड़ती है जो इस ऑपरेशनल स्पीड वाली जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सके। तो उसके लिए हमें कैशे मेमोरी की जरूरत पड़ती है। Often the cache CPU is faster than RAM and thus has to wait for next instruction to be loaded from memory. कई बार मतलब ऐसा होता है कि जो सीपीयू काफी फास्ट होती है और रैम के कंपैरिजन में काफी फास्ट रहती है, जिस वजह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हम लोग मेमोरी से लोड करते हैं तो वेट करना पड़ता है। तो इस वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए साथ ही सीपीयू का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होता है। तो थ्रूपुट इंक्रीज करने के लिए हमें कैशे मेमोरी की जरूरत पड़ती है और ये कैशे मेमोरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में प्लेस्ड होता है। नेक्स्ट है कैशे मेमोरी होल्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड मेक देम readily available to CPU। यानी इसमें फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन भी स्टोर्ड होते हैं, डेटा स्टोर्ड होते हैं, ताकि जब भी हमें जरूरत हो हम इसका इजीली एक्सेस कर पाते हैं। और अगर मेन मेमोरी में होता है तो मेन मेमोरी के कंपैरिजन में अगर कैशे मेमोरी में हो तो ये ज्यादा जल्दी एक्सेसिबल होता है, इसलिए इस कंडीशन में हम लोग कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली परमानेंट मेमोरी होती है, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है, क्योंकि जब कभी भी हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तो हमें ऐसे स्टोरेज की जरूरत पड़ती है जो सिस्टम बंद होने के बाद भी हमारा डेटा उस कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए। तो ये जो परमानेंट मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी इस पर्पस को पूरा करता है, इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। बेसिकली ये नॉन वोलाटाइल नेचर है, जिस वजह से पावर अगर ऑफ भी हो जाता है कंप्यूटर का तो डेटा फिर भी मेमोरी के अंदर रहता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, एसएसडी और जितने भी हम लोग पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव वगैरह यूज करते हैं ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज यानी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। आजकल एक हार्ड डिस्क यूज होता है और हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक एसएसडी है जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में लगभग 10 गुने स्पीड को देता है। 10 गुनी स्पीड होती है तो हमारे सिस्टम का जो स्पीड है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आजकल हम लोग हार्ड डिस्क की बजाय एसएसडी वाले सिस्टम को यूज करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सीपीयू डज नॉट इंटरेक्ट द सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली।
हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, उसकी चूँकि स्पीड कम होती है, इस वजह से सीपीयू डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पाता। डायरेक्टली इंटरैक्शन की जहाँ तक की बात है, तो वो प्राइमरी मेमोरी और कैशे मेमोरी के साथ ही डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पाता है, क्योंकि जो दोनों मेमोरी की ऑपरेशनल स्पीड है वो ऑलमोस्ट मैच करता है। अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि हमने बार बार स्पीड कॉस्ट वगैरह की बात की है, तो एक डायग्राम की हेल्प से हम इसके कंपैरिजन को देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर एक कैपेसिटी है जो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में बनाया हुआ है। ये इसकी कैपेसिटी है और जैसे ही हम बॉटम से टॉप जा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी डिक्रीज होते जा रही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसकी स्पीड की और कॉस्ट पर बिट की, बिट बेसिकली मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो जैसे ही ये स्पीड और कॉस्ट की बात होती है, हम बॉटम से टॉप पे जाते हैं, तो बॉटम से टॉप जाते ही इसकी स्पीड और कॉस्ट दोनों ही इंक्रीज होते जाती है। अब इसके अंदर यही होता है कि जित मेन जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। अगर कॉस्ट स्पीड ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। यहाँ पर अगर सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं और रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है। रजिस्टर से नीचे हमारे पास है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है ये बेसिकली स्टैटिक रैम से मिलकर के बना हुआ होता है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो रजिस्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड और कॉस्ट रजिस्टर के कंपैरिजन में कम होती है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेमोरी, जो कि बेसिकली डायनेमिक रैम से मिलकर के बना हुआ होता है और बार बार चूंकि रिफ्रेश हो जाती है, कंटेंट चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम डायनेमिक रैम को प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो कैशे मेमोरी के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन अगर स्पीड और कॉस्ट की बात करें तो स्पीड और कॉस्ट दोनों ही इसकी कैशे मेमोरी के कंपैरिजन में कम है। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन वही स्पीड जो है वो स्पीड सबसे कम है और यही रीजन है कि सीपीयू के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता और इसकी कॉस्ट पर बिट जो है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट एक और चीज है कि ये जो रजिस्टर कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी है वो हर एक केस में क्या होता है, सिस्टम के अंदर होता है और ये टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है, मतलब इसके अंदर जो है डेटा परमानेंट स्टोर नहीं हो सकता, इस वजह से हम लोग इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और दूसरा क्या है कि इंटरनल कहने का एक और भी रीजन है कि ये ज्यादातर सिस्टम के अंदर होता है और इसमें जो डेटा है हमें स्टोर करने का ऑप्शन नहीं होता, कुछ भी ऑटोमेटिक स्टोर होता ही होता है। ये रहता है कि जब भी जरूरत होगी कंप्यूटर अपने आप डेटा को स्टोर करता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है इसको परमानेंट स्टोरेज एरिया कहा गया है और ये एक्सटर्नल मेमोरी इसको बोलते हैं। हालांकि ये सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लेकिन है क्या कि चूंकि इसमें हमारी मर्जी होती है, जब हम चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो स्टोर नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है कि मतलब ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है। और बेसिकली वैसे इस तरह की जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो मैक्सिमम केस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है कि सिस्टम के अंदर भी रहे और सिस्टम के बाहर भी रहता है। तो इस डायग्राम से बेसिकली हम लोग ये जो कॉस्ट कैपेसिटी स्पीड वगैरह का रिलेशन था वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट की, तो मेमोरी की जो यूनिट होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है। जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है उसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि किस टर्म में हमें मेमोरी को मेजर करना है, कितना स्पेस लेगा, ये सारी चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है
उसको बिट बोला जाता है और बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। हमारे पास दो बाइनरी डिजिट होते हैं, आइदर 0 और 1, और जितना भी डेटा है वो बेसिकली इसी बाइनरी डिजिट का सीक्वेंस मिल करके ही बना होता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो बाइनरी डिजिट को 4 बिट को मिला करके हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं निबल। वहीं दूसरा सीक्वेंस हमारे पास होता है वर्ड्स, जिसकी भी एक फिक्स लेंथ होती है, और ये लेंथ डिपेंड करता है कि हमारे सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इस वर्ड की लेंथ वेरी करती है। हम लोग इस टेबल के रूप में देखते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा कि इसके अंदर हमारे पास कुछ मेमोरी यूनिट दी गई है, और ये मेमोरी यूनिट के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, तो जैसे ही ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास है बिट, और जैसे ही हम टॉप से बॉटम आते जाते हैं, मेमोरी जो है उसकी यूनिट जो है साइज है वो इंक्रीज होते जाती है। ये चीज हमारे पास है। अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बिट है, बिट, इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आइदर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। यानी एक बिट में हम लोग कोई एक डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर 0 और 1। निबल, निबल का मतलब है 4 बिट्स, यानी ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को हम लोग निबल बोलते हैं। वर्ड्स, वर्ड्स, वर्ड बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट, और ये ग्रुप ऑफ बिट मिला करके एक सिंगल यूनिट बनती है। ये ग्रुप चाहे 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। ये सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। आजकल सबसे ज्यादा जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर आने लग गया है। 64 बिट हमारे पास सिस्टम भी है सीपीयू का आर्किटेक्चर, तो ज्यादा यही यूज होता है 64 बिट वाले। अदरवाइज इससे पहले 32 बिट का भी होता है, बहुत पहले के टाइम में ये 8 बिट, 62, 16 बिट भी यूज होता था। नेक्स्ट यूनिट है बाइट। जो बाइट है उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और जो बिट होती है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। 1 बी का मतलब होता है 8 बिट्स, 1 बाइट यानी 8 बिट्स। अगर 1 केबी की बात करें, 1 किलोबाइट यानी 1 केबी 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 एमबी यानी मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 जीबी यानी गीगाबाइट, 1 जीबी जो है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टीबी इक्वल टू 1 टीबी यानी टेराबाइट, 1 टीबी 1024 जीबी के बराबर होता है। और 1 पीबी यानी पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है। अब इसमें जो भी चीज है वो पूरा का पूरा फंडा जो है वो 2 टू दी पावर n का है, जहां पर n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर n की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर 0 और 1। अगर 2 टू दी पावर 2 हो जाए, यानी n की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास 2 इंटू 2 4 बिट्स बनता है, जिसको हम लोग 1 निबल बोलते हैं। ऐसे ही 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6, इससे क्या है डिफरेंट टाइप के वर्ड्स बनते हैं। अगर बाइट की बात की जाए तो 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। 1024, 1024 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 10, और 2 टू दी पावर 10 जहां पर भी आप कन्वर्जन करोगे, कन्वर्जन बेसिकली जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि हमारे पास किलोमीटर में दिया हुआ होता था, उसको मीटर में कन्वर्ट करते थे, मीटर को किलोमीटर में। तो ऐसे ही बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हम इसका भी कन्वर्जन कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में हमारे पास ये भी आता है कि आइदर इस यूनिट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए, या फिर कई बार स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हमें एमसीक्यू के फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। पहले अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अगर सॉफ्टवेयर को डिफाइन करें तो सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा और कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम
that enable a computer to perform specific task। कहने का मतलब है कि जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होगा, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा होगा जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे मान लो कि हमें ट्रेन की टिकट बुक करनी होती है, तो ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए हम लोग कोई भी टिकटिंग ऐप का यूज करते हैं। जो भी टिकट बुक करना होता है उसी ऐप के थ्रू हम लोग कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ऐप जो डिजाइन किया गया है वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया गया है। मतलब कि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज हम लोग अपने डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए, स्मार्टफोन के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम इस कैटेगरी को, इसको वेरियस कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास सामने स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है। लेकिन अगर वैसे ब्रॉडली डिवाइड करना होता है तो हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर हम लोग हर उस कैटेगरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके रेफरेंस में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग टूल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये चार कैटेगरी में। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो फर्दर इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर। ये तीन कैटेगरी में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसको हम लोग असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो हमारा प्रोग्रामिंग टूल होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको भी हम लोग वेरियस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। तो इसकी कैटेगरी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है और उसके अंदर कैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए मैंडेटरी होता है। मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली इस पर्पस से डिजाइन किया हुआ है जो सॉफ्टवेयर को, प्रॉपर सिस्टम को ऑपरेट कर सके। It is the software which controls all the operations of computer system and interacts with the hardware connected to the computer। मतलब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं इसका। और जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड है उस हार्डवेयर का प्रॉपर यूज करने के लिए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। द कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने जैसा कि स्टार्टिंग में ही कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम के लिए मैंडेटरी होता है और बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम लोग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेजरली कैटेगराइज इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं तो फर्दर तीन टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सिस्टम यूटिलिटीज और तीसरा डिवाइस ड्राइवर। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एंड इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी जो हमारे पास सिस्टम होता है, जो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर अवेलेबल होते हैं, उसके और हमारे यानी यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो भी रिसोर्सेस होते हैं उस रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने के लिए होता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल होता है, जैसे हम लोग
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उबंटू लाइनक्स होता है। इसी तरह से फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल के फोन में आईओएस होता है। जो एप्पल का सिस्टम है उसके अंदर मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको मैक ओएस बोला जाता है। तो ये सभी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज बेसिकली सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। कहने का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो या तो हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेंटेन करे या फिर कुछ पर्टिकुलर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने का काम करे। जैसे कि हम लोग जो हार्ड डिस्क है उसको डिफरेंट पार्टीशन में करते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल यूज होता है। डिस्क को पार्टीशनिंग करने के लिए यूटिलिटीज होते हैं। ऐसे ही सिस्टम को मेंटेन करके रखने के लिए, परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखने के लिए हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है ताकि वायरस से डिफेंड कर सके। ऐसे ही विंडोज के अंदर ऑटोमेटिक जैसे डिफेंडर का सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो बेसिकली सिस्टम यूटिलिटीज की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल को मैनेज करने का काम करता है। जैसे कई बार हम लोग अलग से कुछ पर्टिकुलर जो पेरिफेरल है उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे प्रिंटर ही हमने कनेक्ट किया है, तो प्रिंटर हमारा जो होता है वो कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमें प्रिंटर के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली इसको हम ड्राइवर बोलते हैं। और हर एक डिवाइस के लिए कोई ना कोई ड्राइवर होता है। जैसे टच पैड यूज करते हैं तो टच पैड के लिए ड्राइवर है, ऐसे ही ब्लूटूथ ड्राइवर है। आप अगर सिस्टम फॉर्मेट करते हो तो उसमें क्या होता है कि कई बार ब्लूटूथ ड्राइवर रिमूव हो जाता है। तो आपने लोगों से सुना भी होगा कई बार कि इसमें ब्लूटूथ नहीं है। तो ब्लूटूथ ऐसा कुछ अलग से नहीं होता। ब्लूटूथ तो हमारे पास सिस्टम ही है कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ब्लूटूथ ड्राइवर जब इंस्टॉल कर दें तो ब्लूटूथ का फीचर आ जाता है। तो ऐसे ही है कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विस को यूज करने के लिए हमारे पास अलग अलग ड्राइवर होता है और जिसको हम डिवाइस ड्राइवर के नाम से जानते हैं। Each driver has its unique device driver without which the operating system cannot communicate with the device। जैसे हमने कीबोर्ड यूज किया, माउस यूज किया, तो इस सब के लिए भी ड्राइवर होता है। तो बेसिकली जो भी हमारे पास हार्डवेयर होता है जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। एग्जाम्पल, रियल टेक ऑडियो ड्राइवर, ऑडियो के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही वीडियो ड्राइवर होता है जो हम लोग वीडियो प्ले करते हैं, तो बिना इस ड्राइवर के हम लोग वीडियो नहीं प्ले कर सकते। यूएसबी ड्राइवर, अगर यूएसबी ड्राइवर हमारे सिस्टम में ना हो तो हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव वगैरह या कोई भी यूएसबी पोर्ट में किसी चीज को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की नीड क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हमें कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में जानना होगा कि सिस्टम के अंदर क्या-क्या लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो सिस्टम जो भी लैंग्वेज यूज करता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और ये हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कैटेगरी में आता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज बेसिकली मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो बेसिकली मशीन के क्लोज होता है, जैसे कि 0 1 का सीक्वेंस जो कि ह्यूमन नहीं समझ सकता लेकिन मशीन इजिली समझ सकता है।
तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसको ट्रांसलेट करने की नीड नहीं होती है, जो 0-1 का सीक्वेंस होता है बेसिकली। इसको ये चूँकि मशीन के ही क्लोज़ होता है, मशीन इसको ईज़िली समझ सकता है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है, वो ह्यूमन के क्लोज़ होता है, यानी उसको हम लोग ईज़िली समझ पाते हैं। जैसे कि हम लोग सी, सी प्लस प्लस, जावा ये सब पढ़ते हैं, तो ये सारे लैंग्वेज जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज को चूंकि हम लोग समझते हैं लेकिन मशीन नहीं समझ सकता, तो इसीलिए इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की नीड होती है। लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में एक हमारे पास और भी लैंग्वेज है, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और इस असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज किया जाता है, जैसे ऐड, सब, मल्टीप्लाई के लिए मल यूज करते हैं, डिवाइड के लिए डिव यूज करते हैं। तो इस तरह के लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज में यूज की जाती है। और ये असेंबली लैंग्वेज में भी हमें ट्रांसलेट करने की नीड होती है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को भी डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो बेसिकली हमारे पास दो जो मेजर कैटेगरी थी, दो की जगह तीन कैटेगरी है। एक लो लेवल लैंग्वेज, जो कि 0-1 का सीक्वेंस होता है, जिसको कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, तो इसको कन्वर्जन की नीड नहीं होती है। दूसरा हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज ये भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को भी हमें लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की नीड होती है। और जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज चूंकि यूजर के क्लोज होता है, तो इसको भी कन्वर्ट करने की नीड होती है। बेसिकली ये सारे जो कन्वर्जन किए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कन्वर्जन किए जाते हैं। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, इसको हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अगर हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों को एक एक करके देखना चाहें, तो तीनों में बेसिक सा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कंपाइलर की। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ओनली वन गो में। इट शोज all errors together with line number. Once all errors are corrected and object code is created, compiler is no more required in memory. कहने का मतलब क्या है कि जो कंपाइलर है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, वो वन गो में करता है, और जितने भी एरर्स होते हैं उसको लाइन नंबर के साथ हमें शो कर देता है। और फिर हमारी नीड होती है कि हम उस एरर को रिमूव कर दें। एरर जैसे ही रिमूव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हमें कंपाइलर की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर का भी काम यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करता है। और इसमें एक बार में कोड को करने की बजाय कोड लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होती है। जहां पर भी एरर हमें मिल जाएगा, वहां पर कोड एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है, और हमें वहां पर रेक्टिफाई करने की जरूरत होती है। जब तक हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे, अगली लाइन पे कोड मूव नहीं होगी। तो यहाँ पर बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क यही है कि जो कंपाइलर है वो वन गो में कन्वर्जन करता है, इंटरप्रेटर जो है वो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो जो वन गो में करेगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड फास्ट होगी, यानी कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है। और जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्जन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। तो इसीलिए बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का जो काम यही है कि हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि कंपाइलर वन गो में कन्वर्ट करता है, वाइल इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है।
नेक्स्ट तीसरा जो हमारे पास ट्रांसलेटर है, वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स के फॉर्म में होता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसे ट्रांसलेटर की नीड होती है जिसको कि हमें असेंबलर कहा जाता है। तो बेसिकली असेंबलर का जो काम होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। किससे? तो असेंबली लैंग्वेज से, यानी असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन करने का काम असेंबलर का है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज। तो हमने बेसिकली यहाँ तक एक तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखा, दूसरा हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में देखा। इस दोनों को वेरियस कैटेगरी में हमने डिवाइड किया और उसके बारे में समझा। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोग्रामिंग टूल। ये प्रोग्रामिंग टूल जो बेसिकली है, प्रोग्रामिंग टूल किसी यूजर को, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, उसको हेल्प करने के लिए इस प्रोग्रामिंग टूल का यूज किया जाता है। जैसे इस टूल का यूज करके हम लोग कोई कोड को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टेस्टिंग डिबगिंग का काम जो होता है, मतलब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है, उसका यूज हम लोग उस वो परफॉर्म करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग टूल का यूज करते हैं। और जो भी टूल ऐसे काम में सपोर्ट करता है उसको प्रोग्रामिंग टूल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग टूल हमें डेवलपमेंट फेज में जरूरत होती है। और ये जो टूल होता है, ये कोड एडिटर, ट्रांसलेटर, ये सारे चीज को एक साथ इंक्लूड करता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो जैसे हम लोग जावा के लिए यूज करते हैं, नेटबिन्स आईडी यूज करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, सबलाइन टेक्स्ट है, इलिप्स है। ऐसे ही पाइथन के लिए हम लोग एनाकोंडा क्लाउड यूज करते हैं, जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं। तो ये सभी बेसिकली हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग टूल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली एक टाइप होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट यूज करने के लिए, डेटा मैनेज करने के लिए, फोटो एडिटिंग करने के लिए, ये सब काम के लिए जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, बेसिकली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। अनलाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर which runs the computer hardware, application software helps यूजर कैरी आउट पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड होती है कि हमें किसी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड होगी, उसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नीड होती है ताकि यूजर कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। अगर सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात की जाए, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, गूगल क्रोम इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज करते हैं, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, टैली यूज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, वीएलसी मीडिया प्लेयर जो यूज करते हैं वीडियो ऑडियो के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, स्प्रेडशीट के लिए यूज करते हैं, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट जो भी कैलकुलेशन वगैरह है, एनालिसिस है, उसके लिए। तो ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करते हैं। और पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर की नीड होती है, इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो यहाँ तक हमने बेसिकली सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कैटेगरी को देखा। जो हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी थी वो थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की।
तक हमने जो भी कैटेगरी देखा है वो बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में देखा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके साथ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग टूल, और नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। जैसे अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अगर कैटेगरी की बात करें तो एक हमारे पास कैटेगरी है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की, और एक होती है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का यूज होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर टास्क के बजाय जनरलाइज वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि डेली कोई भी टास्क है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। मतलब रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है जो कि डेली यूज पर्पस में हम लोग यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट है इट इट इज डेवलप्ड फॉर जेनेरिक एप्लीकेशन टू कैटर बिगर ऑडियंस इन जनरल। कहने का मतलब क्या है कि जेनेरिक एप्लीकेशन के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की जाए, एक्सेल की बात की जाए, तो हम लोग ये जरूरी नहीं है कि एक ही पर्पस के लिए यूज करें। सॉफ्टवेयर सेम है लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ऑफिस में लेटर टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर की, जिसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, तो ये बेसिकली जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ये किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया या इंडिविजुअल के लिए हो गया। तो ये हमारा एप्लीकेशन जनरल पर्पस की बजाय स्पेसिफिक की कैटेगरी में आएगा। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, हम लोग बैंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसका कोई और काम नहीं हो सकता। आईआरसीटी का सॉफ्टवेयर है आईआरसीटीसी, जिसका रिजर्वेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्क के लिए हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का। तो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरल और स्पेसिफिक पर्पस दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर हम इसकी कैटेगरी को देखें तो सबसे पहला है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है कि डेवलपर जो है वो सॉफ्टवेयर को बनाता है और साथ ही उसका कोड जो है वो भी फ्रीली अवेलेबल होता है। फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री का मतलब है कि उसको यूज करने के लिए हमें किसी तरह का चार्ज नहीं देना होता है, और ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उसका सोर्स कोड भी कहीं पर अवेलेबल होता है। मतलब आप सोर्स कोड को भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो फ्री और ओपन सोर्स का मतलब ही यही है। जैसे कि उबंटू है, पाइथन वगैरह है, तो ओपन ऑफिस है, लिवर ऑफिस है, इसका यूज हम लोग इसके सोर्स कोड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली हम लोग पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल। फ्रीवेयर यानी कि इस सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग फ्री में कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल हो। जैसे एग्जांपल है स्काइप, एडोबी, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्री एंड ओपन सोर्स और फ्रीवेयर में बेसिक डिफरेंस यही है कि फ्री तो दोनों है, लेकिन एफओएसएस का मतलब है कि इसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है, लेकिन फ्रीवेयर का ये जरूरी नहीं है कि सोर्स कोड अवेलेबल हो। तीसरी कैटेगरी है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, और इसको यूज करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर वेंडर से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। उसके लिए हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट करने के बाद हम उसको किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या ईयरली बेसिस पे हो या फिर लाइफ टाइम बेसिस पे हो,
हम इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे विंडोज का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो हम ओरिजिनल वर्जन यूज करते हैं, ऐसे ही टैली का फुल वर्जन हम लोग यूज करें, क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए हमें लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, और ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। बेसिकली ये कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको मैनेज करने का काम भी करता है। जैसे रिसोर्सेस की अगर बात करें तो जो भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ये सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेस होते हैं। तो इनको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल ही यही है कि एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाए, जिससे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका हम प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट वे में यूज कर सके। जैसे मार्केट से हम लोग सबसे पहले अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो सबसे पहला होता है हमारे पास ऑपरेटिंग हार्डवेयर। हम कोई भी हार्डवेयर जब परचेज करते हैं तो हार्डवेयर परचेज करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। जैसे कि हम फोन के अंदर भी देखते हैं तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही डेस्कटॉप के अंदर आजकल विंडोज सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो इस तरह से क्या है कि कोई भी हार्डवेयर जब हमारे पास होता है तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद अगला स्टेप होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करें, और फाइनली ये यूजर के लिए यूज करने के लायक बनते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी अवेलेबल रिसोर्स है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए ही हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल को देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कुछ है हमारे पास। जैसे अगर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है विंडोज, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ऐसे ही एप्पल का मैकिंटॉश यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू जो कि एक लाइनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और गूगल का क्रोम ओएस। इसी तरह से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास होते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फोन के अंदर होता है, ऐसे ही एप्पल आईओएस होता है। जो हमारे पुराने फोन होते थे तो पुराने फोन में छोटे जो फोन आते थे, नोकिया के जो सीरीज आते थे 1200 मॉडल, 1600 मॉडल, ये सब में सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आरटी। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे फोन में, विंडोज फोन में यूज होता है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए बने हुए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिकली अगर हम लोग डिवाइड करें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को तो ये हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं कि सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा हमारे पास है डिवाइस मैनेजमेंट। तीसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है
वो बेसिकली मेमोरी को एलोकेट, डी-एलोकेट, री-एलोकेट करने के काम आता है। The operating system manages the memory resources of computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम करता है। इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ यूज्ड एंड अवेलेबल मेमोरी। मतलब जो भी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है और जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके रिकॉर्ड को ट्रैक करने का काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये बेसिकली इसके अंदर मेमोरी एलोकेशन, री एलोकेशन, डी एलोकेशन, मेमोरी मैपिंग, स्वैपिंग, सब जितने भी वर्क है मेमोरी से रिलेटेड, सब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। और डिवाइस को मैनेज करने का, एलोकेट करने का, डी एलोकेट करने का काम भी है, वो जो है डिवाइस मैनेजमेंट यूनिट का है। It includes device initialization, device configuration and device scheduling. Initialization मतलब कि हमने डिवाइस को कनेक्ट किया, जो भी नेसेसरी कम्युनिकेशन है प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए रेडी करेगा, डिवाइस कॉन्फ़िगर करके। उसके बाद जो है फाइनली, जैसे मान लेते हैं कि हम प्रिंटर यूज करते हैं, तो प्रिंटर के केस में अ, हम अगर एक साथ मल्टीपल कमांड देते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर सेकंड का डिफरेंस जरूर होता है, तभी एक के बाद एक जो है वो प्रिंट करने का काम करता है। तो ये बेसिकली डिवाइस मैनेज करने का भी काम डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल का है, डिवाइस शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेज इट मैनेजेस ऑल द प्रोग्राम्स इन एग्जीक्यूशन। मतलब जो भी प्रोग्राम होते हैं एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है, उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब प्रोसेस क्रिएट और टर्मिनेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ऐसे ही प्रोसेस शेड्यूल करने का काम, कि पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और बाद में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि कब कोई प्रोसेस जो है वेटिंग में रहेगा और कब एग्जीक्यूशन स्टेट में होगा। तो ये सारे काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम होता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट यानी फाइल से रिलेटेड जो भी वर्क है, वो काम फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द फाइल मैनेजमेंट टास्क। इट कीप्स ट्रैक ऑफ लोकेशन, स्टेटस, स्टोरेज एंड ऑपरेशन ऑफ अ फाइल। मतलब फाइल की लोकेशन, फाइल की स्टेटस क्या है, उसकी स्टोरेज और ऑपरेशन, ये सब से रिलेटेड जो भी काम है वो फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल करता है। इट इंक्लूड्स फाइल क्रिएशन एंड डिलीशन, फाइल परमिशन एंड सिक्योरिटी, फाइल कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन एंड फाइल शेयरिंग। नेक्स्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि किसी नेटवर्क को मेंटेन और ऑर्गेनाइज करने का जो सर्विस है, वो नेटवर्क मैनेजमेंट मॉड्यूल करता है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू organize and maintain the network. It allows computer in a network to communicate with each other. जैसे कोई कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है, मल्टीपल कंप्यूटर, तो आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी, कैसे नेटवर्क को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा काम नेटवर्क मैनेजमेंट मॉड्यूल का है। इट इंक्लूड्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट वर्क है सिक्योरिटी। Operating system protects the system from the all threats, unauthorized access and other vulnerabilities.
मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। जैसे कि हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो उसमें पासवर्ड दे करके ऑथेंटिकेट करते हैं। कोई ऑथराइज्ड यूजर होता है वही उसको एक्सेस कर सकता है। डेटा इंक्रिप्शन, फाइल मैनेजमेंट, तो ये सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है और इससे सिस्टम हमारा सिक्योर्ड रहता है। कुछ अदर टास्क भी हैं, कुछ अदर टास्क जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, जैसे कि जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिसोर्स एलोकेशन, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन एंड हैंडलिंग आईओ ऑपरेशन। ये सभी टास्क जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इंटरफेस के रूप में काम करता है, तो ये डिफरेंट टाइप के इंटरफेस हैं जो शुरुआत से लेकर के आज तक कंप्यूटर के अंदर हुआ है। जैसे सबसे पहला काम ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इस कंडीशन में क्या करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि कोई भी यूजर सिस्टम को अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट होती है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर बेसिकली जो यूजर होता है वो कमांड के बेस पे सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि जो हमारे ग्राफिकल आइकॉन है, मेन्यू है, टास्क बार है, मतलब जो इमेज के फॉर्म में है, बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस का यूज करके हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हैं। गेस्चर बेस्ड यूजर इंटरफेस। गेस्चर बेस्ड यूजर इंटरफेस कैसे होता है? ये इंटरफेस बेसिकली यूजर को अलाउ करता है कि हम लोग फिजिकली टच किए बिना गेस्चर का यूज करके हम लोग सिस्टम को ऑपरेट कर सकें। जैसे कि आजकल फोन के अंदर कैमरा होता है जिसमें गेस्चर शॉट होता है। हम लोग जैसे पाम यूज करते हैं या टू फिंगर यूज करते हैं, स्माइल यूज करते हैं, ये डिटेक्ट करके पिक्चर क्लिक हो जाता है। तो ये बेसिकली गेस्चर बेस्ड इंटरफेस हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस है। वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है या फोन है वो वॉइस के आधार पे काम करता है। जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, शिरी, ये सब को आप क्या करते हो, बोल करके कमांड देते हो और आपके वॉइस के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करता है। ऐसे ही टच बेस्ड यूजर इंटरफेस होता है जिसमें इंटरेक्शन के लिए हमें फिजिकली किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू हमें टच करना होता है। तो ये कुछ यूजर इंटरफेस हैं जो सिस्टम में बेसिकली यूज किए जाते हैं और इसको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। आज के लिए इतना ही। बाकी जो अगली वीडियो है वो इसके नेक्स्ट टॉपिक की होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए चैनल पर।